7 जून 1984 की बात है। सुबह का वक्त था, तभी राजस्थान में सटे पाकिस्तानी बॉर्डर के पास गंगानगर में सिख सैनिकों ने अपनी ही आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और एक दो सैनिक नहीं बल्कि सिख रेजिमेंट के करीब 600 सैनिक सड़कों पर उतर आए। और उस दिन भारत माता की जय नहीं बल्कि भिंडरावाले अमर रहे के नारे आसमान में गूंज रहे थे। हाथ में इंडियन आर्मी की दी हुई बंदूकें लहराते हुए वे गंगानगर के बाहरी इलाके से गुजरने लगे। तभी रास्ते में स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सिख सैनिकों ने एक सिपाही को वहीं उड़ा डाला और वे तुरंत दो हिस्सों में बट गए। आधे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चल दिए और आधे देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़े। इधर बिहार के रामगढ़ में भी सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत कर डाली। करीब 1500 नए भर्ती हुए रंगरूटों ने अपनी ही सेना के हथियार खाने पर हमला कर दिया और हथियार छीन लिए। वहां की कमान संभालने वाले ब्रिगेडियर एससी पुरी को जब ये खबर मिलती है कि उनके रेजिमेंट में विद्रोह हो गया, वे भागे भागे आए। लेकिन बदले के आक्रोश में जल रहे सिख सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और ब्रिगेडियर एससी पुरी अपने ही सैनिकों के हाथों सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए। रामगढ़ स्थित पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। 1461 सिख सैनिक अमृतसर की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़ते हैं। विद्रोही सैनिकों ने फौजी गाड़ियां उठा ली और बहुत से सामान्य नागरिकों की गाड़ियां भी छीन ली। वे बनारस की तरफ से निकलने लगे। रास्ते में सेना की 20वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने अपने विद्रोही सैनिकों को रोक लिया। दोनों के बीच भीषण गोलीबारी होती है और इस आपसी मुठभेड़ में करीब 35 फौजी मारे गए। उधर महाराष्ट्र के पुणे में भी करीब 100 सिख सैनिकों ने हथियार उठा लिए। वे भी अमृतसर की तरफ कूच करने लगे। बंदूकें लहराते हुए वे सैनिक जब निकल रहे थे तो रास्ते में एक मोटर स्कूटर पर सवार आदमी मिलता है और उसको भी उन्होंने मार डाला। सिर्फ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार के सिख सैनिक ही नहीं बल्कि गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी बगावत की आवाज़ आने लगी। पंजाब के अमृतसर कूच करने के लिए सिख सैनिक आग की तरह धधक रहे थे। लेकिन साल 1984 में ऐसा क्या हुआ कि सिख सैनिक आग की तरह भभकने लगे और अमृतसर की तरफ कूच करना चाहते थे। दरअसल ये वक्त था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर में घुसकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर संत भिंडरावाले की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर स्थितियां इतनी कैसे बिगड़ गईं कि इतने संवेदनशील स्थान पर सेना को ऑपरेशन चलाने के आदेश देने पड़े, वो भी उन लोगों के ऊपर ऑपरेशन चलाने के आदेश देने पड़े जिसके बाद देश की प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपनी मौत पर हस्ताक्षर कर आई हूँ। और हुआ भी यही कि इस ऑपरेशन के कुछ ही महीने बाद इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों ने गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की और सिख चरमपंथी संत भिंडरावाला की। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। 80 के दशक में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बात करने से पहले 70 के दशक पर आते हैं। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए और इंदिरा बुरी तरह ये चुनाव हार गई। देश में सरकार बनी जनता दल की। इसी तरह पंजाब की राजनीति भी बदल रही थी। यहाँ भी सिखों की राजनीति करने वाले अकाली दल ने जनता दल की मदद से कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह सत्ता से बाहर आ गए और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन पंजाब में इसी साल एक बड़ी दूसरी घटना होती है। पंजाब में दमदमी टकसाल नाम की एक जगह है। जिस तरह हिंदुओं में गुरुकुल होते हैं उसी तरह सिखों में टकसाल होते हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जिस समय पंजाब में सत्ता बदली उसी साल इस टकसाल में एक आदमी शीर्ष पर पहुँच गया और टकसाल का प्रमुख बन गया और इस आदमी का नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें संत भिंडरावाले भी कहा जाने लगा। अगले साल पंजाब में एक और बड़ी घटना होती है जिसने भिंडरावाले को चरमपंथी सिखों के भीतर और अधिक लोकप्रिय बना दिया। सिखों में ही एक पंथ है निरंकारी पंथ। ये हैं सिख ही लेकिन परंपरागत सिखों से थोड़े से अलग हैं। इस कारण कट्टर सिखों को इनसे दिक्कत होती है। भिंडरावाले ने ऐलान कर दिया कि हम निरंकारियों का सम्मेलन नहीं होने देंगे और हम उनका रास्ता रोककर उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर अमृतसर की सड़कों पर निरंकारियों ने अपना धार्मिक जुलूस निकाला। उधर दमदमी टकसाल के भिंडरावाले और अखंड कीर्तनी जत्था के फौजा सिंह अपना लश्कर लिए सम्मेलन की तरफ निकले। बीबीसी के पत्रकार मार्क टली ने अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल में लिखा है कि इन लोगों को रास्ते में एक हिंदू हलवाई मिला जिसके उन्होंने हाथ काट दिए, लेकिन
पुलिस कुछ ना कर सकी और इन्हें रास्ते में रोकने में असफल रही। सम्मेलन में पहुंचकर फौजा सिंह ने निरंकारी गुरु बाबा गुरबचन सिंह के गले पर तलवार लगा दी, लेकिन निरंकारी गुरु के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत फौजा सिंह पर गोली चला दी। फौजा सिंह की वहीं पर मौत हो गई और उसके बाद ऐसा दंगा छिड़ा कि इसमें करीब 15 लोग मारे गए और मरने वालों में मात्र 3 निरंकारी और 12 सिख थे। इससे सिखों में निरंकारियों के लिए गुस्सा भर गया। कट्टरपंथी सिखों के बीच भिंडरावाले नायक की तरह उभरे। भिंडरावाले के आगे अकाली दल सरकार असहाय रह गई। अकाली दल खुद सिखों की राजनीति करने वाली पार्टी थी। सिख मुद्दों को उठाकर सरकार में आई, लेकिन अब उनके सामने उनसे भी कट्टर नेता खड़ा था। उस समय की कांग्रेसी मीडिया ने भी भिंडरावाले को एक नायक की तरह पेश किया और निरंकारियों के प्रति सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली की मीडिया को ऐसा क्या हुआ कि वो भिंडरावाले को सिखों का हीरो दिखाने पर तुली हुई थी। इस कहानी में ये ही सबसे बड़ा पेच है। और ये पेच क्या है? जब अकालियों ने सिख राजनीति के दम पर कांग्रेस को हरा दिया तो संजय गांधी दूसरा प्लान खोजने लगे और प्लान बना कि जिस सिख राजनीति के दम पर अकाली ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है, अब उसी अकाली दल के सामने उससे भी और अधिक कट्टर सिख नेता खड़ा किया जाए, जिससे सिखों में अकाली दल का समर्थन घट जाए। अंत में इस काम को अंजाम देने के लिए चुने गए भिंडरावाले। संजय गांधी को लगा कि भिंडरावाले के सहारे पंजाब में अकाली दल को किनारे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि ये प्लान पूरी तरह संजय गांधी का नहीं था, बल्कि ज्ञानी जेल सिंह का था, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे और सत्ता में दोबारा से आना चाहते थे। मार्क टली और सतीश जेकब ने अपनी किताब में लिखा है कि भिंडरावाले को राजनीतिक पहचान देने के लिए अमृतसर के अरोमा होटल में एक खालिस्तानी समर्थक पार्टी दल खालसा से मीटिंग कराई गई और इस मीटिंग का खर्चा किसी और ने नहीं किया, बल्कि ज्ञानी जेल सिंह ने वहन किया। अटकलें ये भी रहीं कि ज्ञानी जेल सिंह स्वयं खालिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और ऐसी पार्टियों से जुड़े हुए भी थे। सालों बाद जब जेल सिंह राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी के पत्रकार जैकब से उनके द्वारा किए गए होटल के खर्चे के दावे पर सफाई मांगी। खर्चे के बारे में जैकब ने कहा कि ज्ञानी जी, मेरे पास उस बिल की कॉपी अब भी मौजूद है। इसके बाद ज्ञानी जेल सिंह चुप हो गए और कुछ ना बोले। देश में जनता दल की सरकार गिरने के बाद साल 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से देश की सत्ता में आ जाती हैं। इधर पंजाब में भी इसी साल चुनाव हुए और कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आ गई। इंदिरा ज्ञानी जेल सिंह को पंजाब से बाहर लाना चाहती थी, इसलिए उन्हें पंजाब से हटाने के लिए उन्होंने केंद्र में गृह मंत्री बना दिया और ज्ञानी जेल सिंह के विरोधी और सेक्युलर विचारधारा मानने वाले नेता दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। वे धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे। इधर पंजाब से साइडलाइन किए जाने के बाद ज्ञानी जेल सिंह दरबारा सिंह की सरकार गिराने की चाह रखने लगे और भिंडरावाले का उपयोग करने का काम और तेज हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब चुनाव परिणाम आते ही निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह और उनके अनुयायियों को फौजा सिंह मामले में रिहा कर दिया जाता है। भिंडरावाले निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की रिहाई पर उग्र हो गए। 24 अप्रैल 1980 के दिन गुरबचन सिंह की दिल्ली में उनके ही आवास पर सिख चरमपंथियों के द्वारा हत्या कर दी गई। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का लाइसेंस भिंडरावाले के एक भाई के नाम पर था। सीबीआई का यह भी कहना था कि हत्या की प्लानिंग में भिंडरावाले समूह के 3 लोग सीधे सीधे शामिल थे। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, ये सीबीआई का दावा है। हत्या के पीछे जब भिंडरावाले का नाम आया तो वे स्वर्ण मंदिर के पास एक छात्रावास में शिफ्ट हो गए, जो बाकी जगहों से थोड़ी ज़्यादा शिफ्ट थी। इस मामले में भी भिंडरावाले को गृह मंत्री जेल सिंह का हाथ मिला और उन्होंने उनके बचाव में संसद में कहा कि बाबा निरंकारी की हत्या में भिंडरावाले का कोई हाथ नहीं है और ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। इस घटना के बाद पंजाब में मौतों का ऐसा सिलसिला चला कि थमा ही नहीं। प्यारा सा पंजाब चरमपंथ की चपेट में आ गया। 9 सितंबर 1981 के दिन पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की भी हत्या कर दी गई। लाला जगत नारायण सिख निरंकारी दंगे के वक्त मौजूद थे और बाद में उन्होंने भिंडरावाले के खिलाफ गवाही भी दी थी। वह खालिस्तान का भी खुलकर विरोध कर रहे थे। इसके बाद पंजाब केसरी के मालिक की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यहाँ भी भिंडरावाले ने भड़काऊ भाषण ही दिए थे
हत्या किसी और अनुयायी ने की थी, इसमें भिंडरावाले का सीधा हाथ नहीं था। इधर कांग्रेस के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने भिंडरावाले के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया और वारंट निकलने की खबर के वक्त भिंडरावाले हरियाणा के चंडोकला में प्रवचन दे रहे थे। हरियाणा में भी पंजाब की तरह कांग्रेस सरकार थी। इस मामले पर पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा है कि दिल्ली से गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह का हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस नेता भजन लाल को फोन गया कि भिंडरावाले को अरेस्ट ना किया जाए। भजन लाल एक और कदम आगे निकले। उन्होंने भिंडरावाले के लिए गाड़ी भिजवा दी और उन्हें सुरक्षित गुरुद्वारे भिजवा दिया। जब पुलिस चंडोकला पहुंची तो वहां उसे कुछ नहीं मिला। उनके प्रवचन के कागज मिले जिसे कि पुलिस ने जला दिया और ये वो पॉइंट था जहां भिंडरावाले कांग्रेस के खिलाफ हो गए। भिंडरावाले ने इसे एक मुद्दा बना दिया कि पुलिस ने उनके लिखे गुरु के अक्षरों को जलाकर मेरे गुरु का अपमान किया है। पंजाब पुलिस ने अंततः भिंडरावाले के गुरुद्वारे को घेर लिया। दंगे का माहौल बनने लगा। भिंडरावाले ने गिरफ्तारी से पहले एक शर्त रखी। शर्त ये कि उन्हें एक भाषण देने दिया जाए। दंगे से बचने के लिए पुलिस ने शर्त मान ली। उनके भाषण ने ऐसी आग लगाई कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ गईं और 12 लोग मारे गए और अंततः भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके अगले ही दिन 3 सिखों ने जालंधर में एक हिंदू बाजार में गोली चलाकर 4 हिंदुओं की हत्या कर डाली। तरन तारण में भी एक हिंदू की हत्या की गई और कई घायल हुए। इधर भिंडरावाले को गिरफ्तार करना भारी पड़ रहा था। इस बार भी भिंडरावाले को सहारा मिला ज्ञानी जेल सिंह का। 14 अक्टूबर 1981 को ज्ञानी जेल सिंह ने संसद में कहा कि भिंडरावाले पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है, इसलिए उनको रिहा किया जाता है। बहरहाल भिंडरावाले की रिहाई के बाद पंजाब में चरमपंथ अपने चरम पर पहुंचने लगा। सत्ता में दोबारा आने के बाद इंदिरा ने पंजाब की समस्या को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की। जुलाई 1982 में भिंडरावाले के बाएं हाथ और उनके गुरु के पुत्र अमरीक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। भिंडरावाले समझ गए कि अब सिर्फ एक जगह बची है जहां बचा जा सकता है और वह थी स्वर्ण मंदिर। इसी वक्त भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक छात्रावास के कमरा नंबर 47 में शिफ्ट हो गए। अगले ही महीने अकाली दल के लोंगोवाल और भिंडरावाले ने हाथ मिला लिया और 4 अगस्त 1982 को स्वर्ण मंदिर के प्रांगण से धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। अकाली दल ने इस धर्म युद्ध का ऐलान आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने के लिए किया। वहीं भिंडरावाले ने अमरीक सिंह की रिहाई के लिए। ये आइडिया काम कर गया। इसके बाद सैकड़ों सिख जत्थों में रोज अमृतसर आने लगे। लोंगोवाल और भिंडरावाले के भड़काऊ भाषण होने लगे और हर रोज अमृतसर की सड़क पर राज करेगा खालसा के नारे लगने लगे। इनकी गिरफ्तारियां भी होती और इतनी गिरफ्तारियां हुई कि सरकारों को स्कूलों और सरकारी इमारतों में अस्थायी जेल बनानी पड़ गई। ऐसे ही सितंबर 1982 के दिन 34 सिख आंदोलन कर्मियों को अरेस्ट कर पुलिस की बस जेल ले जा रही थी। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसका इस्तेमाल सिखों के भड़काने के लिए किया गया। आंदोलनकारियों को जेल ले जा रही बस एक रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए एक ट्रेन से टकरा गई और सभी सिख मारे गए। भिंडरावाले ने इसे सोची समझी साजिश कहा और अगले ही महीने उन सब की अस्थियां लेकर सिखों ने दिल्ली में एक बड़ी रैली निकाली और संसद में घुसने का प्रयास किया। इसके बाद लोंगोवाल ने घोषणा कर दी कि वे नवंबर में होने वाले एशियन गेम्स का विरोध करेंगे। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने जल्दबाजी में ऐसे गलत फैसले लिए कि जिससे सिख और उग्र हो गए। भजन लाल ने पुलिस को आदेश दिया कि सिखों को राजधानी में घुसने ही नहीं दिया जाए और 1500 सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1982 में लोंगोवाल और भिंडरावाले ने सिख फौजियों को स्वर्ण मंदिर में बुलाया। कई रिटायर्ड फौजी आए और कुछ फौजी भिंडरावाले के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। इनमें से एक थे मेजर जनरल साहबेग सिंह। ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसमें साहबेग सिंह ने भारत की तरफ से युद्ध न लड़ा हो। जब इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग की जा रही थी तब बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी गुरिल्ला सेना को भी ट्रेनिंग देने का काम मेजर जनरल साहबेग सिंह ने किया था। लेकिन उनके करियर के अंत में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भारतीय सेना द्वारा उन्हें निकाल दिया गया और बाद में ये आरोप, भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सके। इस बात ने भारतीय सेना के जांबाज और वफादार अधिकारी के दिल को भारी दुख पहुंचाया और इस तरह भिंडरावाले को अपना कमांडर मिल गया। जनवरी 1983 आते आते भिंडरावाले की सेना ने
पंजाब में अराजकता मचाना शुरू कर दिया। कभी शिक्षा मंत्री के घर पर बम फेंके गए, कभी मुख्यमंत्री के, बैंकें लूटी गईं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में भी बम फेंके गए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह खुलकर भिंडरावाले का विरोध कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह शांत रहे। इस बीच पुलिस द्वारा भी भिंडरावाले के समर्थकों का फर्जी एनकाउंटर किया गया। 23 अप्रैल 1983 को दर्शन के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे डीआईजी एएस अडवाल को स्वर्ण मंदिर के परिसर में भिंडरावाले के समर्थकों के द्वारा मार दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी भिंडरावाले को गुरु नानक छात्रावास से अरेस्ट नहीं किया गया। साल 1983 में अगस्त सितंबर आते आते स्वर्ण मंदिर के आसपास के इलाकों में लाशें मिलने लगी। अगले ही दिन इंदिरा ने पंजाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लगने के बाद पंजाब में भिंडरावाले समर्थकों ने और अधिक आतंक बढ़ा दिया। 18 नवंबर 1983 के दिन कपूरथला की घटना को फिर दोहराया गया और एक बस रोककर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अब इस बात पर चर्चा गर्म होने लगी कि भिंडरावाले को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ये सबको मालूम था। उनका समर्थन पंजाब के गांव से लेकर शहरों में था, लेकिन उन्हें भी लग गया कि स्वर्ण मंदिर अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो नानक छात्रावास से स्वर्ण मंदिर के सबसे सुरक्षित स्थान और सबसे पवित्र स्थान अकाल तख्त में आने की प्लानिंग करने लगे और अंत में उन्होंने सभी को मना लिया और अब से भिंडरावाले अकाल तख्त में रहने लगे। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि हिंदुओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इन भड़काऊ भाषणों का परिणाम ये हुआ कि पानीपत में गुरुद्वारा जला दिया गया और 8 निर्दोष सिखों को मार दिया गया। पंजाब में भी हिंदुओं के एक समूह ने सिखों पर हमला कर दिया और इस दंगे में भी 14 लोग मारे गए। इस हिंसा के बदले में भिंडरावाला के लोग पास की ही पुलिस चौकी पर पहुंचे और 6 पुलिसकर्मियों को उठाकर अकाल तख्त ले आए। एक को गोली मार दी गई, बाकी ने गिड़गिड़ाकर अपनी ये जान बचाई। ये हालत पुलिस की थी। सिर्फ मार्च और अप्रैल महीने में ही 80 से अधिक हत्याएं हुई। अगले साल चुनाव होने थे और इंदिरा गांधी की सरकार से सबका भरोसा उठ रहा था। भिंडरावाले को अंदाजा हो गया कि अब एक्शन हो सकता है। हालांकि उन्हें यह यकीन था कि भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी कर दी। सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर से पूरी तरह लॉक, कोई घुस ना पाए। लोंगोवाल कोशिश में लगे हुए थे कि गुरुद्वारे के अंदर गोलीबारी ना हो। उन्होंने 5 जत्थेदारों से हुक्मनामा लिखवाया कि स्वर्ण मंदिर के भीतर गोलीबारी ना हो, लेकिन भिंडरावाले ने उनमें से ही 3 जत्थेदारों को भी गोली से उड़वा दिया। 12 मई 1984 को पंजाब केसरी के नए मालिक और लाला जगत नारायण के बेटे रमेश चंद्र को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों पिता पुत्र भिंडरावाले के शिकार हो गए। इंदिरा गांधी ने आखिरी बार बातचीत की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने चुना पीवी नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव ने अकालियों से बात की और कहा कि कुछ शर्तें मान ली जाएंगी। अकाली राजी हो गए, लेकिन भिंडरावाले को कौन मनाए। अकाली दल के नेताओं ने भिंडरावाले से कहा कि सरकार ने कुछ शर्तें मान ली हैं, जैसे कि चंडीगढ़ को अब पंजाब की राजधानी बना दिया जाएगा और बाकी मांगे भी मान ली जाएंगी। लेकिन भिंडरावाले ने अकाली दल के नेता गुरचरण सिंह तोरा से कहा, तुम जाकर सरकार से मिल गए और वो भी सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के खातिर। गुरचरण सिंह तोरा के खूब समझाने पर भी भिंडरावाले नहीं माने। तोहरा ने यह संदेश दिल्ली भिजवा दिया। संवाद, बातचीत, वार्ताओं और बैठकों के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। अब फैसला इंदिरा को करना था। स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना भेजने का मतलब इंदिरा समझती थी। ऐसा साहस कहूँ या दुस्साहस शायद ही हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री कर सकता था कि स्वर्ण मंदिर में सेना भेजे। स्वर्ण मंदिर में हर धर्म के लोग अपना मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी सिखों के लिए वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। यहाँ सेना भेजने का मतलब अपनी मौत को गले लगाने के जैसा है, लेकिन भिंडरावाले उसी स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे। स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के लिए निर्णय पर हस्ताक्षर करने के बाद इंदिरा ने कहा, आई हैव साइंड माई डेथ सेंटेंस। मैं अपनी मृत्यु के पत्र पर हस्ताक्षर कर आई हूँ। और फिर उसके बाद हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, देश के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक, जहाँ सेना के लिए वे मुश्किलें खड़ी हुई जिसकी कल्पना खुद सेना ने नहीं की थी।